हेलो एवरीवन, दिस इज सेकेंड क्लास ऑफ यूपी अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था इस एक्ट का एक बेसिक इंट्रोडक्शन, जिसके अंडर हमने डिस्कस किया था अर्बन एरियाज कौन से होते हैं, और उसके साथ साथ हमने डिस्कस किया था कि डेवलपमेंट क्या होती है, डेवलपमेंट एरिया किसको कंसिडर किया जाता है, और इसको डेवलपमेंट एरिया को डिक्लेयर कौन करता है। और उसके साथ साथ हमने डिस्कस किया था डेवलपमेंट अथॉरिटी के रिगार्डिंग कि डेवलपमेंट एरिया को डेवलप करने का मेन फंक्शन डेवलपमेंट अथॉरिटी का होता है। इसके मेंबर्स कौन कौन से होते हैं हमने ये भी देखा था, और इसके साथ साथ हमने एडवाइजरी काउंसिल के मेंबर्स और उसके फंक्शन देखे थे। और लास्ट में हमने डिस्कस किया था मास्टर प्लान एंड जोनल प्लान, इसको प्रिपेयर कैसे किया जाता है, इसके प्रोसीजर को हमने डिस्कस किया था। और इसके साथ साथ हमने डिस्कस किया था इसके अमेंडमेंट्स के प्रोसीजर को, कि अगर मास्टर प्लान एंड जोनल प्लान में अगर किसी भी तरीके का अमेंडमेंट लाना है तो उसके क्या प्रोसेस होते हैं और उसको कैसे फॉलो करना है। ये सारी चीज़ें हमने लास्ट क्लास में डिस्कस की थी। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि अगर कोई एरिया है उसको डेवलप कर दिया गया है, तो उस डेवलप्ड एरिया के अंदर अगर किसी पर्सन को अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी पे कोई डेवलपमेंट करना है तो फिर उसका क्या प्रोसीजर है। और उसके साथ साथ आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि अगर स्टेट गवर्नमेंट को किसी एरिया को डेवलप करना है और वो जिस एरिया को डेवलप करना चाहती है उसमें से कुछ एरिया जो आते हैं किसी प्राइवेट पर्सन के आते हैं, तो फिर उसका एक्वायर करने का क्या प्रोसेस होता है और उसके फिर क्या रिजल्ट्स आते हैं, ये भी डिस्कस करेंगे। और लास्ट में लोग डिस्कस करने वाले हैं कि जो डेवलपमेंट प्लान दिया गया था डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा, अगर कोई पर्सन उसको फॉलो नहीं करता है या फिर उसके ऊपर किसी भी तरीके का इंक्रोचमेंट करता है या फिर ऑब्स्ट्रक्शंस करता है, तो फिर उसके क्या रिपरकशंस हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो आज का हमारा सबसे पहला टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ लैंड इन डेवलप्ड एरिया। तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि अगर किसी एरिया को डेवलपमेंट एरिया के अंडर इंक्लूड किया गया है कि अब ये एरिया डेवलपमेंट एरिया के अंदर आ रहा है, तो फिर उसके अंडर कोई भी पर्सन किसी भी तरीके का कंस्ट्रक्शंस नहीं कर सकता है। अगर उसकी ऑलरेडी कोई कंस्ट्रक्शंस चल रही है तो भी वो नहीं कर सकता विदाउट द परमिशन ऑफ द वाइस चेयरमैन। तो सिमिलर एप्लीकेशन यहाँ भी होगा कि अगर कोई ऑलरेडी डेवलप्ड एरिया है जिसको डेवलपमेंट अथॉरिटी ने डेवलप कर दिया है और उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि अब ये एरिया कम्प्लीटली डेवलप हो चुका है, तो फिर ऐसे सिचुएशन में अगर उस एरिया के अंडर कोई पर्सन चाहता है कि अपनी प्रॉपर्टी को डेवलप करे, उसमें फर्दर कंस्ट्रक्शन करना चाहता है, तो फिर ऐसे सिचुएशन में क्या वो कर सकता है, क्या वो फ्री है अपनी प्रॉपर्टी को डेवलप करने के लिए? तो इसका आंसर है नहीं, वो नहीं कर सकता है विदाउट द परमिशन ऑफ वाइस चेयरमैन। उसको पहले वाइस चेयरमैन के पास एक एप्लीकेशन देनी होगी। तो पहला प्रोसेस क्या होगा, एप्लीकेशन टू वाइस चेयरमैन। तो ये एप्लीकेशन किसके रिगार्डिंग होगी, एप्लीकेशन होगी फॉर परमिशन। तो इस एप्लीकेशन के बेसिस पे जो वाइस चेयरमैन है वो डिसाइड करेगा कि इसको ग्रांट करना है परमिशन या फिर नहीं करना है। तो अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि ऐसा क्यों है कि मेरी अपनी प्रॉपर्टी है, मैं इसको जैसे ही इंजॉय करना चाहूँ कर सकता हूँ। डेवलपमेंट अथॉरिटी के वाइस चेयरमैन कौन होते हैं मुझे बताने वाले कि मैं इस प्रॉपर्टी को इस तरीके से इंजॉय करूँगा, मैं इसको डेवलप नहीं कर सकता, या फिर अगर डेवलप करना है तो इस तरीके से डेवलप करूँ। तो ये आपका राइट है, आप अपनी प्रॉपर्टी को जैसे चाहे इंजॉय कर सकते हो। बट जब वो डेवलपमेंट एरिया के अंडर आ रहा है तो फिर आपको वहाँ पे एक सर्टेन नॉर्म से लॉ आपके ऊपर एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है, और उस रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के अंडर आपको ऐसे एक्ट करना है। वो आपके कंप्लीट लिबर्टी को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहे हैं, वो आपको यहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं कि आपको इस मैनर में इंजॉय करना है ताकि इसका बेनिफिशियल इन्जॉयमेंट ओवरऑल सभी पब्लिक्स के पास हो। अब जैसे कि आपके रेसिडेंशियल एरिया है और आप इसको यहाँ पे कोई किसी भी तरीके का इंडस्ट्री सेटअप करना चाहते हो, तो फिर यहाँ पे तो पूरे जो लोकल इन्वायरमेंट है वहाँ का वो इफ़ेक्ट हो सकता है, वहाँ के लोगों के ऊपर गलत इफेक्ट आ सकता है, उनके हेल्थ डिटेरियोरेट हो सकते हैं। तो फिर ऐसे सिचुएशंस को अवॉइड करने के लिए यहाँ पे ये रिस्ट्रिक्शन इम्पोज की गई है। और ये आपका जो राइट टू प्रॉपर्टी है एब्सोल्यूट राइट तो है नहीं, ये पहले आपका फंडामेंटल राइट हुआ करता था जो कि आर्टिकल 19(1)(f) में था, अब वो भी नहीं है, अब सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है और लॉ इसको जैसे चाहे इसके ऊपर स्टेट रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज कर सकती है। तो वही यहाँ पे भी हो रहा है कि आप अपने प्रॉपर्टी को एंजॉय करो, इसमें कोई दिक्कत नहीं, आप जैसे चाहे एंजॉय कर सकते हो।
बट यहाँ पे आपके ऊपर सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस होंगे और आपको उस रेस्ट्रिक्शंस को फॉलो करना है। तो वही चीज़ यहाँ भी हो रही है। तो अब ये जो वाइस चेयरमैन है वो एप्लीकेशन को देखेंगे कि आपका एप्लीकेशन जेन्युइन है या फिर नहीं है। अगर आपका एप्लीकेशन जेन्युइन है तो जो प्लान बनाया गया था उस प्लान के अकॉर्डिंग आप उसको डेवलप करना चाह रहे हो या फिर नहीं करना चाह रहे हो। कि आपने एक पहले जो डेवलपमेंट अथॉरिटी थी उसने सबसे पहले एक मास्टर प्लान बनाया था, उसका सबसे पहला जो था मास्टर प्लान था, मास्टर प्लान के अंदर उसने जोनल प्लान बनाया था और फिर जोनल प्लान को कैसे डेवलप करना है उसके रिगार्डिंग उसने अलग से प्लान बनाए थे। तो इन सारे प्लान्स को जो आपने डेवलपमेंट के लिए अपना जो प्लान सबमिट किया है वो रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। आपको मेन यहाँ पे वो देखते हैं कि ये इनके लाइन में है या फिर नहीं है। अगर इसके लाइन में है कि आप इससे जैसा इनने प्लान बनाया था उसके अकॉर्डिंग आप डेवलप करना चाह रहे हो तो फिर जो वाइस चेयरमैन है डेवलपमेंट अथॉरिटी के वो आपको परमिशन दे देंगे। बट आप अगर उसके अलग से ही कुछ करना चाह रहे हो, जो मेन पर्पस था, जो मेन डेवलपमेंट का प्लान था उसके बिल्कुल उल्टा करना चाह रहे हो, तो फिर ऐसे सिचुएशन में जो डेवलपमेंट अथॉरिटी के वाइस चेयरमैन है वो आपके एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर सकते हैं। तो क्या रिजेक्ट हो जाने के बाद क्या है, बस आपके पास कोई और ऑप्शन है या फिर नहीं है? तो इसके लिए आप अपील में जा सकते हो। उसके लिए और अपील आप किसके पास जाओगे, तो वाइस चेयरमैन की अपील जाती है चेयरमैन के पास और उस चेयरमैन ने जो फाइनल डिसाइड किया वो बाइंडिंग होगा आपके ऊपर, पार्टीज के ऊपर। और फिर नेक्स्ट आ जाता है कि अगर आपको परमिशन मिल जाती है कि वाइस चेयरमैन ने आप परमिशन दे दी या फिर आपने अपील फाइल किया था और अपील में आपको परमिशन मिल जाती है चेयरमैन के थ्रू, चेयरमैन ने आपको अलाउ कर दिया कि आप इसके ऊपर कंस्ट्रक्शन कर सकते हो, आप जैसे चाहो डेवलप कर सकते हो इसके अकॉर्डिंग, इस प्लान के अकॉर्डिंग। और फिर जो भी आपको अप्रूवल मिला हुआ था, अब जो वाइस चेयरमैन है चाहे तो उस अप्रूवल को कैंसिल कर सकता है। तो कैंसिल कौन से ग्राउंड पे करेगा, तो वो कैंसिल कर सकता है कि अगर वो प्रूव कर देता है कि आपने ये जो अप्रूवल लिया है मिसरिप्रेजेंटेशन के थ्रू लिया है, कि आपने जो भी डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ थे उनको आपने मिसरिप्रेजेंट किया है, कि आपने बताया कुछ था और यहाँ पे कुछ और रहे हो। तो जो प्लान था ओरिजिनल प्लान, तो मास्टर प्लान एंड जोनल प्लान के अकॉर्डिंग आप इसको नहीं डेवलप कर रहे हो, किसी अदर वे में कर रहे हो, तो फिर ऐसे में आपका प्लान जो परमिशन होगा वो कैंसिल हो सकता है और फिर आप उस डेवलपमेंट को वहीं पे रोकना होगा। तो आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा कि सबसे पहले आपको एप्लीकेशन देना होता है, एप्लीकेशन के बाद अगर आपको परमिशन ग्रांट की जाएगी या फिर रिफ्यूज किया जाएगा, परमिशन ग्रांटेड और रिफ्यूज हो जाएगा। अगर ग्रांट किया जा रहा है तो फिर आप अपने कंस्ट्रक्शंस में आगे बढ़ सकते हो, बट अगर रिफ्यूज किया जा रहा है तो आप अपील में जा सकते हो। और अपील किसके पास जाती है, चेयरमैन के पास। अगर परमिशन मिल गई है आपको, अलाउड फॉर कंस्ट्रक्शन, और फिर अगर आपने मिसरिप्रेजेंटेशन किया है तो फिर आपका परमिशन कैंसिल भी हो सकता है। इफ मिसरिप्रेजेंटेशन, तो अगर आपने मिसरिप्रेजेंटेशन किया है तो फिर आपका जो परमिशन मिला हुआ था उसको कैंसिल कर दिया जाएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि अगर कोई पर्सन है अपनी प्रॉपर्टी को डेवलप करना चाहता है और उसकी प्रॉपर्टी डेवलप्ड एरिया में फॉल करती है तो उसको ये प्रोसीजर को फॉलो करना होगा। और अगर उसने किसी भी तरीके का मिसरिप्रेजेंटेशन नहीं किया हुआ है, ये अप्लाई नहीं होता है और चेयरमैन ने भी अलाउ कर दिया उसके अपील को, चेयरमैन ग्रांटेड परमिशन, तो फिर उसके बाद उसको अपना कंप्लीट करना होगा, कंस्ट्रक्शंस जो भी डेवलप कर रहा है उसको कंप्लीट करना होगा। और फिर उसके बाद यहाँ पे उसको क्या मिलेगा, एक कंप्लीशन सर्टिफिकेट। और ये जो कंप्लीशन सर्टिफिकेट होगा कौन ग्रांट करती है, तो इसको ग्रांट करने का काम किसका है, जो डेवलपमेंट अथॉरिटी है उसको ग्रांट करना होता है। और डेवलपमेंट अथॉरिटी को कंप्लीट करने के
3 महीने के अंदर उसे बताना होता है कि हाँ ये जो तुमने कंप्लीट किया है, अब इसका तुमको ये कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल रहा है। अगर वो 3 महीने के अंदर उसको कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं देती है या फिर उसको ये नहीं बताती है कि जो तुमने एप्लीकेशन लगाई थी कंप्लीशन सर्टिफिकेट के लिए वो रिफ्यूज हो चुकी है, तो फिर माना जाएगा कि इसने अलाउ कर दिया कि कंप्लीशन सर्टिफिकेट दे दिया है। और ये कंप्लीशन सर्टिफिकेट लेना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपके उसके बिना किसी भी तरीके से आप उस डेवलप्ड एरिया में डेवलपमेंट जो भी आपने उस प्रॉपर्टी को डेवलप किया उसमें रिसाइड नहीं कर सकते हो। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कंप्लीशन सर्टिफिकेट होता क्या है और क्यों चाहिए होता है। जब आपने डेवलप्ड एरिया के अंदर किसी भी तरीके का कंस्ट्रक्शन किए हो और उस कंस्ट्रक्शन के बेसिस पे आपको कंप्लीट हो जाता है जो भी डेवलपमेंट है, तो उसको कंप्लीट करने के बाद आपको डेवलपमेंट अथॉरिटी से एक सर्टिफिकेट मिलता है, उसको कंप्लीशन सर्टिफिकेट कहा जाता है। तो आई होप आपको इतना अब क्लियर होगा। तो चलिए एक बार हम नोट्स को रेफ़र करते हैं, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग आएंगे। डेवलपमेंट ऑफ लैंड इन डेवलप्ड एरिया। तो ये जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया था, सेक्शन 3 के अंडर में जो स्टेट गवर्नमेंट है वो पहले डिक्लेयर करती है कि इस एरिया को डेवलप करने वाले हैं, और उस एरिया में अगर आपको किसी भी तरीके का डेवलपमेंट करना है तो पहले परमिशन लेनी होगी डेवलपमेंट अथॉरिटी के, या फिर अगर आपका पहले से भी कंस्ट्रक्शन चला आ रहा है तो फिर भी आपको परमिशन लेनी होगी, और उसको परमिशन लेने के बाद फिर आप उसके अकॉर्डिंग उसमें आप डेवलपमेंट कर सकते हो। तो सिमिलर प्रोसेस ये भी यहाँ भी फॉलो किया जाता है डेवलप्ड लैंड पे भी, और अगर पहले से डेवलप्ड एरिया में अगर आप डेवलपमेंट कर रहे हो तो भी आपको परमिशन लेनी है। अगर अभी सिर्फ एरिया को नोटिफाई किया गया है कि आपको इसमें डेवलपमेंट करनी है, या अभी सिर्फ ये डेवलपमेंट एरिया डिसाइड किया गया और उस डेवलपमेंट एरिया का प्लान बना हुआ और उसमें आप किसी भी तरीके का डेवलपमेंट कर रहे हो, तो दोनों ही केस में सिमिलर प्रोसेस फॉलो किया जाता है। यहाँ पे भी सेक्शन 14 जैसे कि पहले अप्लाई होता था वैसे यहाँ भी अप्लाई होगा, और उसके अकॉर्डिंग वाइस चेयरमैन परमिशन ग्रांट कर सकता है, रिफ्यूज कर सकता है। नेक्स्ट है हमारा एप्लीकेशन फॉर परमिशन। तो एप्लीकेशन कैसे लगेगा? एवरी पर्सन और बॉडी अदर देन एनी डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट और एनी लोकल अथॉरिटी डिजायरिंग टू ऑब्टेन द परमिशन रेफर्ड अंडर सेक्शन 14 shall make an application in writing to the vice chairman in such form and containing such particulars as may be prescribed. The application shall be accompanied with such fee as may be prescribed by the rule. Further, the authority shall be entitled to levy deployment fee, mutation charges, stacking fee and water fee in such manner at such rate as may be prescribed. तो आपको एप्लीकेशन का प्रोफार्मा यहाँ पे दिया हुआ है कि किस तरीके से आपको एप्लीकेशन देना है, उसके साथ साथ आपको फ़ी भी पे करनी है, वेरियस चार्जेज आपको यहाँ पे पे करने हैं, डेवलपमेंट फ़ी देना है, म्यूटेशन चार्जेस देना है, स्टैकिंग फ़ी देना है, वाटर फ़ी देना है, और जितने भी तरीके के चार्जेज लगाए जा सकते हैं जो कि आप वैलिडली चार्ज हैं उसको आपको पे करना होगा। नेक्स्ट हमारा कि अगर परमिशन दे दिया जाता है, द वाइस चेयरमैन आफ्टर मेकिंग एन इंक्वायरी एज इट कंसिडर्स नेसेसरी shall by an order in writing either grant the permission subject to such conditions if any or refuse to grant such permission. तो वाइस चेयरमैन इंक्वायरी करने के बाद डिसाइड करेंगे कि यहाँ पे परमिशन देना है या फिर नहीं देना है। अगर उन्हें जेन्युइन केस लगता है कि हाँ ये जो डेवलपमेंट प्लान है उसके अकॉर्डिंग ही ये अपना प्रॉपर्टी को डेवलप करने वाला है तो फिर अलाउ कर सकते हैं, अदरवाइज रिफ्यूज कर देंगे। लेकिन अगर वो रिफ्यूज करते हैं तो जो एप्लीकेंट है उसको एक प्रॉपर मौका देना होगा कि तुम्हारा क्यों एप्लीकेशन रिफ्यूज किया जा रहा है, उसको अपने पार्ट रिप्रेजेंट करने के लिए कि हाँ क्यों नहीं रिप्रेजेंट किया, तुम क्यों नहीं, तुम्हारा जो प्लान है उसको कैंसिल किया जाए, इसको तुम्हें क्यों परमिशन दी जाए। बेसिकली मेनली ये कहना चाहता है ये सेक्शन कि अगर आपको हम परमिशन दे तो क्यों दे, आप इसके अकॉर्डिंग प्लान कर रहे हो क्या, जो हमारा मास्टर प्लान है या फिर जोनल प्लान है उसके अकॉर्डिंग तो आप इस प्रॉपर्टी को डेवलप कर रहे हो या फिर नहीं कर रहे हो। तो आपको अपना रीज़न देना होगा, सो कॉज नोटिस एक तरह से बोल सकते हो कि आपको डेवलपमेंट का क्यों परमिशन दिया जाए। अगर वहाँ से रिफ्यूज हो जाते हो तो फिर आप चेयरमैन के पास आ जाओगे और चेयरमैन आपको फिर वो डिसाइड करेंगे कि यहाँ पे आपको परमिशन देना है या फिर नहीं देना है, और अगर आपको परमिशन मिल गई तो फिर आप उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा है कैंसिलेशन ऑफ परमिशन। If at any time after the permission has been granted, the vice chairman is satisfied that such permission was granted in consequence of any material misrepresentation made or any fraudulent statement or information furnished, he may cancel such permission for reason to be recorded in writing, and any work done thereunder shall be deemed to have been done without such permission.
तो फिर अगर आपने मिसरिप्रेजेंटेशन किया है या फिर किसी भी तरीके का फ्रॉड किया है तो फिर ऐसे सिचुएशन में आपका जो परमिशन मिला है उसको कैंसिल कर दिया जाएगा और उसमें जो भी रीजंस हैं वो आपको साइट कर दिए जाएंगे और उसके अंडर जो भी परमिशन दिए गए हैं वो सारे कैंसिल कर दिए जाएंगे। और ये भी माना जाएगा कि अगर आपने जो भी काम किया है ये विदाउट परमिशन काम किया, फिर उसके लिए आपको अगर पेनाल्टीज वगैरह जो हैं आगे डिस्कस करने वाले वो सारी पेनाल्टीज आपके ऊपर इम्पोज की जा सकती हैं। प्रोवाइडेड दैट परमिशन शैल नॉट बी कैंसल विदाउट अफोर्डिंग अ पर्सन और बॉडी कंसर्न अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। तो ऑडियो अल्टम पार्टम वाला कॉन्सेप्ट यहाँ अप्लाई होता है कि आपको रिप्रेजेंट करने का मौका मिलेगा, आपको जस्टिफाई करने का मौका दिया जाएगा कि क्यों नहीं कैंसिल किया जाए। और फिर लास्ट पॉइंट है हमारा इस टॉपिक के अंडर का कि कैंसिल कंप्लीशन सर्टिफिकेट। सेक्शन 15A ऑफ द एक्ट प्रोवाइड्स फॉर द इशुएंस ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट बाय द डेवलपमेंट अथॉरिटी। एवरी पर्सन और बॉडी हैविंग बीन ग्रांटेड परमिशन अंडर सेक्शन 15 clause 3 shall complete the development according to the approved plan and send a notice in writing of such completion to the authority and obtain a completion certificate from the authority. However, if completion certificate is not granted and refusal to grant it is not intimated within the 3 months after the receipt of the notice of completion, it shall be deemed that the completion certificate has been granted by the authority. तो 15 क्लॉज ये प्रोवाइड करता है कंप्लीशन सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग। कंप्लीशन सर्टिफिकेट में क्या प्रोवाइड किया गया है कि आपको उसमें बताना है कि हमने जो प्लान आपने अप्रूव किया हुआ था उसके प्लान के अकॉर्डिंग हमने कंस्ट्रक्शन किया है और ये कंस्ट्रक्शन हमारा कंप्लीट हो चुका है, इसके रिगार्डिंग आप हमको एक सर्टिफिकेट दे दो। और ये जो नोटिस जाएगी डेवलपमेंट अथॉरिटी के पास, तो डेवलपमेंट अथॉरिटी को विद इन 3 months ये बताना होगा कि हमने आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट किया है फिर रिजेक्ट किया है। अगर उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है कंप्लीशन का एप्लीकेशन जो था नोटिस था, तो फिर उसके बाद वो ग्रांट कर देंगे कंप्लीशन सर्टिफिकेट। बट अगर वो उसको रिजेक्ट करते हैं और 3 महीने के अंदर नहीं बताते हैं तो फिर ऐसे में आप माना जाएगा कि आपको कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल चुका है। बट अगर वो आपको इंटीमेट कर देते हैं कि आपने जो है कंप्लीशन सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किया हुआ है उसको रिजेक्ट किया जा रहा है, उसका रीज़न ये है, तो फिर यहाँ पे जो डेवलपमेंट अथॉरिटी है उसकी कोई ड्यूटी नहीं बनती है। अब जिस पर्सन ने एप्लीकेशन लगाया था एप्लीकेंट की ड्यूटी बनती है कि वो उस चीज़ों को कंप्लाई करे, जो भी रीजन्स है उसको सॉर्ट आउट करना होगा उसे। नेक्स्ट है फर्दर सेक्शन 15A clause 2 states that no person shall occupy or permitted to occupy any commercial building or use any part of it unless completion certificate has been issued by the authority, and next authority has failed for 3 months after the receipt of the notice completion to intimate its refusal to grant the said certificate। तो अगर आपने जैसे हमने ऊपर बात किया था कि अगर कंप्लीशन सर्टिफिकेट क्यों ज़रूरी है, तो आप किसी भी बिल्डिंग को आपने डेवलप किया है तो उसके बाद आप उस बिल्डिंग में तब तक नहीं जा सकते हो जब तक आपके पास कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं आ जाता है। तो ये कौन सी बिल्डिंग की बात हो रही है यहाँ पे, तो ये कमर्शियल बिल्डिंग की बात हो रही है, ये रेसिडेंशियल बिल्डिंग की बात नहीं हो रही। कमर्शियल बिल्डिंग में अगर आपने किसी भी तरीके का डेवलपमेंट किया है और आपने कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं लिया है, तो जब तक आपके पास कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं आ जाता है तब तक आप उस बिल्डिंग में एंटर नहीं कर सकते हो। साथ ही साथ ये भी प्रोवाइड किया गया है, बट वहीं पे अगर 3 महीने बीत जाते हैं उसको अप्लाई किए हुए और जो डेवलपमेंट अथॉरिटी है ये नहीं बताती है कि हमने तुम्हारा जो एप्लीकेशन था उसको रिजेक्ट कर दिया है, तो फिर ऐसे सिचुएशन में वो क्या करेगा पर्सन, वो 3 महीने के बाद उस प्रॉपर्टी में एंटर कर सकता है और ऐसा माना जाएगा कि यहाँ पे डेवलपमेंट अथॉरिटी ने उसको कंप्लीशन सर्टिफिकेट दे दिया है। तो आई होप आपको इतना तक क्लियर हो गया होगा। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इक्विजिशन ऑफ लैंड बाय गवर्नमेंट। तो अब अगर किसी भी प्रॉपर्टी को आपको डेवलप करना है, गवर्नमेंट किसी प्रॉपर्टी को डेवलप करना चाहती है तो फिर उसके लिए उसको लैंड एक्वायर करना होगा। तो गवर्नमेंट किसी भी लैंड को अगर डेवलप करना चाहती है, किसी भी एरिया को डेवलप करना चाहती है, तो ऐसा तो नहीं है कि सारे लैंड्स जो भी एरिया हैं वो सब गवर्नमेंट को ही बिलोंग करते होंगे। उसमें से कुछ ऐसे लैंड्स होंगे जो अलग अलग पर्सनस को बिलोंग करते हैं। तो फिर अगर गवर्नमेंट उन लैंड को एक्वायर करना चाहे तो कैसे करेगी, तो उसके लिए लैंड एक्विजिशन एक्ट का रेफर करती है गवर्नमेंट, और लैंड एक्विजिशन एक्ट के थ्रू गवर्नमेंट उन लैंड्स को एक्वायर करती है। तो चलिए अब इस टॉपिक को एक बार समझ लेते हैं। एक्विजिशन ऑफ लैंड बाय गवर्नमेंट।
तो गवर्नमेंट किसी भी लैंड को कैसे एक्वायर करती है? तो गवर्नमेंट किसी भी लैंड को एक्वायर करती है एक्विजिशन ऑफ लैंड एक्ट के अकॉर्डिंग, और उस एक्ट के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट चाहे तो किसी भी लैंड को एक्वायर कर सकती है, और फिर जो भी पर्सन है जिसका लैंड को एक्वायर किया है गवर्नमेंट ने, उसको अमाउंट पे कर सकती है उस टाइम के अकॉर्डिंग, जो भी उस टाइम पे मार्केट रेट चल रहा है उसके अकॉर्डिंग वो पे कर सकती है। तो ये हमारा बेसिक है लैंड एक्विजिशन एक्ट के अंडर प्रोवाइड किया गया है कि अगर गवर्नमेंट को लैंड एक्वायर करना है तो ये प्रोसेस है, गवर्नमेंट को इस प्रोसेस को फॉलो करना होगा। तो यहाँ पे अगर गवर्नमेंट को किसी भी एरिया को डेवलप करना है तो उसके लिए अगर उसे लैंड चाहिए तो फिर वो लैंड को एक्वायर कर सकते हैं उस एक्ट के अकॉर्डिंग। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा कि अगर डेवलपमेंट एरिया के अंडर कोई लैंड फॉल कर रहा है, जैसे सपोज करो ये एक बहुत बड़ा शहर है और गवर्नमेंट ने डिसाइड किया इस एरिया को डेवलप करने का, तो ये एरिया है यहाँ तक है, ये गवर्नमेंट लैंड है, बट जो रिमेनिंग पोर्शन है ये वाले पोर्शन ये प्राइवेट पर्सन्स के हैं, अलग अलग पर्सन्स की ये लैंड भी हैं, और गवर्नमेंट को इस पूरे एरिया को डेवलप करना है। गवर्नमेंट यहाँ पे किसी भी तरीके का कॉरिडोर वगैरह बनाना चाहती है, इंटर स्टेट कॉरिडोर बना रही कि यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन अच्छे से हो सके पूरे इंडिया भर में। तो ऐसा अगर गवर्नमेंट चाहती है तो अब इस एरिया को डेवलप करने के लिए उसको इस लैंड की ज़रूरत है, तो फिर वो इस लैंड को एक्वायर कर सकती है लैंड एक्विजिशन एक्ट के अकॉर्डिंग। और लैंड एक्विजिशन एक्ट के अकॉर्डिंग इसको एक्वायर करने के बाद जो भी पर्सन्स है, जो भी पार्टीज है, उनको जो भी अमाउंट बनता है उस एक्ट के अकॉर्डिंग उन्हें अमाउंट वो पे कर दिया जाएगा। जो भी मार्केट रेट है उस टाइम पे जिसका जितना बनता है वो पे कर दिया जाएगा। तो अब अगर गवर्नमेंट ने जिस लैंड को एक्वायर कर लिया है और लैंड को एक्वायर करने के बाद कुछ नहीं कर रही है, उस लैंड को लेके बैठी हुई है, तो फिर क्या ऐसे में जो पर्सन है वो अपने लैंड को वापस क्लेम कर सकता है कि गवर्नमेंट इस पर तो कुछ कर नहीं रही है, फालतू में मेरी ज़मीन ले ली, इस पर मैं डेवलप करके अपना बिजनेस कर सकता था। तो इसके रिगार्डिंग भी एक प्रोविज़न प्रोवाइड किया गया है कि अगर जो गवर्नमेंट है 5 साल तक इस लैंड को एक्वायर करने के बाद उस डेवलपमेंट एक्ट को कंटिन्यू नहीं करती है, 5 साल तक इस पर किसी भी तरीके का डेवलपमेंट नहीं होता है, तो फिर ऐसे सिचुएशन में क्या होगा कि जो ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी है वो एप्लीकेशन लगा सकता है कि मेरी प्रॉपर्टी मुझे वापस की जाए। और अगर उसे वो प्रॉपर्टी वापस मिल जाती है कि ये जस्टिफाई कर दिया जाता है कि हाँ यहाँ पे गवर्नमेंट ने लैंड तो एक्वायर कर लिया बट किसी भी तरीके का डेवलपमेंट नहीं किया जा रहा है, या फिर ऐसा लग नहीं रहा है कि इसके अंदर किसी भी तरीके का डेवलपमेंट हो सकता है, तो फिर ऐसे सिचुएशन में उसके जो लैंड को वापस मिल जाएगा और उसे जो अमाउंट उसने लिया हुआ था उस लैंड के बदले उसे पे करना होगा, और उसके साथ साथ उसका इंटरेस्ट भी पे करना होगा। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा कि अगर गवर्नमेंट का किसी प्रॉपर्टी को एक्वायर करती है, किसी लैंड को एक्वायर करती है, और अगर 5 साल के अंदर उस पर किसी भी तरीके का डेवलपमेंट एक्टिविटी नहीं होता है तो फिर उसे रिटर्न करना होगा। रिटर्न ऑफ लैंड कब किया जाएगा? इफ नो डेवलपमेंट act has been done by the government in 5 years after acquisition। तो जब से गवर्नमेंट ने इस लैंड को एक्वायर किया उसके 5 साल के अंदर अंदर इसमें अगर किसी भी तरीके का डेवलपमेंट एक्टिविटी नहीं हुआ है तो जो ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी है उस लैंड को रिटर्न ले लेगा। नेक्स्ट है कि अगर गवर्नमेंट ने किसी भी लैंड को एक्वायर किया है तो ये तो एक अलग केस है जिसको हमने डिस्कस कर लिया। अब हम वापस आ जाते हैं इस केस के अंडर में। तो ये हमारा लैंड था, ये जो प्राइवेट पर्सनस के लैंड है इसको गवर्नमेंट ने एक्वायर कर लिया है लैंड एक्विजिशन एक्ट के अकॉर्डिंग। तो अब गवर्नमेंट इसको अपने पास तो रखेगी नहीं, क्योंकि ये गवर्नमेंट का काम है नहीं इसको डेवलप करने का, इसको डेवलप करने का काम है डेवलपमेंट अथॉरिटी का। तो फिर गवर्नमेंट इस लैंड को सबमिट कर देगी, दे देगी डेवलपमेंट अथॉरिटी को। तो इस प्रॉपर्टी की जो भी ऑनरशिप आएगी वो डेवलपमेंट अथॉरिटी के पास आ जाएगी, और फिर डेवलपमेंट अथॉरिटी अपने अथॉरिटी के अंदर रहते हुए भी इस प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ कर सकता है, या फिर जैसे यूज करना चाहे उसको यूज कर सकता है। आई होप आपको इतना अब क्लियर होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं इस टॉपिक के अंडर में कि अगर डेवलपमेंट अथॉरिटी है वो यहाँ पे डेवलपमेंट एरिया का काम कर रही थी, डेवलपमेंट हो गया इस डेवलपमेंट एरिया के अंडर में,
और फिर भी ये जो एरिया है इसको अब उसके पर्पस का नहीं है, उसको अब काम नहीं आ रहा है, तो फिर ऐसा चाहे तो उसको डिस्पोज ऑफ कर सकती है। या फिर ऐसा नहीं कि ये डेवलपमेंट अथॉरिटी ही सिर्फ कर सकती है, अगर कोई लोकल अथॉरिटी है वो डेवलपमेंट अथॉरिटी के साथ साथ मिलकर काम कर रही है, या फिर लोकल अथॉरिटी को पावर दिया हुआ है, तो जो लोकल अथॉरिटी है वो भी इस प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ कर सकती है। आई होप आपको इतना अब क्लियर हो गया होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो भी गवर्नमेंट से रिलेटेड ही है, वो है नाजुल लैंड्स। नाजुल लैंड्स क्या होते हैं? तो वैसे लैंड्स को नाजुल लैंड्स बोला जाता है जिसकी ऑनरशिप गवर्नमेंट के पास है। तो जो लैंड्स होते हैं वो गवर्नमेंट में कम्प्लीटली वेस्टेड हैं, तो वो सारे लैंड्स को कंसीडर किया जाता है नाजुल लैंड्स, जिसकी ऑनरशिप वगैरह गवर्नमेंट के पास है। तो नाजुल लैंड अगर गवर्नमेंट चाहे तो नाजुल लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी को दे सकती है, और फिर ये जो नाजुल लैंड्स हैं ये डेवलपमेंट अथॉरिटी के कंप्लीट डिस्क्रिप्शन पे आ जाएगा कि वो उसको डेवलप जैसे करना चाहें कर सकते हैं, जो प्लान है उसके अकॉर्डिंग। उसको डिस्पोज ऑफ करना चाहे तो डिस्पोज ऑफ कर सकती हैं, या फिर अगर उस पर किसी भी अदर तरीके का कंस्ट्रक्शन करना चाहती हैं तो उसको कंस्ट्रक्ट कर सकती हैं। तो आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा कि नाजुल लैंड्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सेक्शन 19 के अंडर प्रोवाइड किया गया है, क्योंकि इसमें आपको एग्जाम में आ सकता है शॉर्ट नोट वगैरह लिखने के लिए, तो इसको आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। तो आगे बढ़ने से पहले चलिए एक बार हम इसके नोट्स को रेफ़र कर लेते हैं, फिर इसमें आगे बढ़ेंगे। Acquisition and disposal of land under UP Urban Planning and Development Act. Section 17 of the Act provides for the compulsory acquisition of the land by the state government, whereas Section 18 provides for the disposal of land by the development authority or local authority as the case may be. तो सेक्शन 17 के अंडर जो गवर्नमेंट है उसको कंपल्सरीली आपको लैंड एक्वायर कर लेती है, और ये एक्वायर किसका कौन से लॉ के अंडर किया जाता है? तो ये एक्वायर किया जाता है लैंड एक्विजिशन एक्ट के अकॉर्डिंग। और यहाँ पे वर्ड यूज है कंपल्सरी। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन नहीं है कि आप रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो, आप ऑब्जेक्ट कर दो गवर्नमेंट को कि मैं अपनी प्रॉपर्टी को नहीं सेल करना चाहता। गवर्नमेंट अगर चाहे तो उसको एक्वायर कर सकती है, उसके ऊपर किसी भी तरीके का रिस्ट्रिक्शंस नहीं इम्पोज किया जा सकता है। वहीं पे अगर आपका राइट टू प्रॉपर्टी अभी भी फंडामेंटल राइट के अंडर इंक्लूड किया गया होता, आर्टिकल 19(1)(f) अभी भी रहता, तो फिर यहाँ पे ये दोनों कॉन्फ्लिक्ट में आ जाते और हमारा फंडामेंटल राइट वहाँ पे प्रिवेल कर सकता था। तो मेन रीज़न यही था उसको फंडामेंटल राइट से रिमूव करने का, क्योंकि गवर्नमेंट को बहुत सारे एक्टिविटीज़ जो पब्लिक सेक्टर के एक्ट्स हैं, पब्लिक वर्क्स हैं, जिसको करने के लिए लैंड्स वगैरह चाहिए होंगी, बट गवर्नमेंट को यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ रही थी, क्योंकि जो पब्लिक है वो अपने लैंड्स को छोड़ना नहीं चाहती थी। तो मेन पर्पस ये था इस एक्ट को लाने का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। द एक्विजिशन ऑफ लैंड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, सेक्शन 17 क्लॉज 1 provides that if in the opinion of the state government any land is required for the purpose of development or for any other purpose under this act, the state government may acquire such land under the provision of land acquisition act. तो डेवलपमेंट के लिए अगर गवर्नमेंट को कोई भी लैंड चाहिए तो लैंड एक्विजिशन एक्ट के अकॉर्डिंग उसको अक्वायर कर सकती है। उसके साथ साथ ये भी प्रोवाइड किया गया है कि अगर 5 साल तक उस पर किसी भी तरीके का डेवलपमेंट एक्टिविटी नहीं किया गया तो फिर वो जो ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी है उसको रिटर्न करना होगा इस लैंड को। Proviso to Section 17 Clause 1 provides that any person from whom any land is so acquired may, after the expiration of the period of 5 years from the date of the such acquisition, apply to the state government for restoration of that land to him on the ground that the land has not been utilized within the period of the purpose for which it was acquired. तो जिस पर्पस के लिए आपने अक्वायर किया था उस पर्पस के लिए आपने इसको यूज ही नहीं किया है, तो फिर मेरी प्रॉपर्टी मुझे छोड़ दो, दे दो। और अगर स्टेट गवर्नमेंट सेटिस्फाई हो जाती है कि हाँ यहाँ पे जिस पर्पस के लिए एक्वायर किया गया था वो पर्पस ही नहीं फुलफिल हो रहा है, तो फिर उसके लैंड को रिस्टोर कर देगी। तो इसका एक काफ़ी फेमस केस है सुखिया देवी एंड अदर वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी एंड अदर्स। कोर्ट हेल्ड दैट दिस सेक्शन गिव्स द डिस्क्रिशन टू द स्टेट गवर्नमेंट दैट इफ लैंड इज नॉट यूटिलाइज्ड फॉर द पर्पस फॉर विच इट वाज एक्वायर्ड देन द स्टेट गवर्नमेंट कैन टेक एक्शन इन दिस रिगार्ड। तो फिर अगर जिस पर्पस के लिए यहाँ पे इस लैंड को एक्वायर किया गया था उस पर्पस के लिए ये इस एक्ट लैंड को यूज नहीं किया जा रहा है, तो फिर स्टेट गवर्नमेंट को जैसा सही लगता है उसके अकॉर्डिंग वो इसके ऊपर एक्शन ले सकती है। नेक्स्ट हम इस नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं इसके अंडर में, जो कि है ट्रांसफ़र ऑफ लैंड टू डेवलपमेंट और लोकल अथॉरिटी।
तो ऊपर हमने डिस्कस किया था कि जो गवर्नमेंट है उसको लैंड को एक्वायर करती है, तो एक्वायर करने के पास गवर्नमेंट अपने पास तो रखेगी नहीं, उसको उस पर कोई बिजनेस करना नहीं है, उसको ये दे देगी डेवलपमेंट अथॉरिटी को या फिर लोकल अथॉरिटी को, क्योंकि मेन एक्ट तो इन लोगों को ही करना है। तो फिर ये जो इस प्रॉपर्टी का पोजीशन है वो ट्रांसफ़र कर देती है डेवलपमेंट अथॉरिटी एंड लोकल अथॉरिटी को। सेक्शन 16 क्लॉज 2 प्रोवाइड्स दैट आफ्टर द एक्विजिशन एंड टेकिंग पोजीशन ऑफ द लैंड the state government may transfer the land to the development or local authority for the purpose for which the land has been acquired on the payment of development or local authority. The compensation awarded under this act and the charges incurred by the government in compensation with acquisition. तो जो गवर्नमेंट है इस प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र तो कर देगी डेवलपमेंट अथॉरिटी को या लोकल अथॉरिटी को, बट कब करेगी? जब ये पेमेंट करेंगे तब। और पेमेंट कौन सा होगा? जो कि चार्जेज लगे हुए हैं इसको लेने एक्वायर करने में, उसके साथ साथ जो कंपनसेशन दिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, वो सभी अमाउंट को डेवलपमेंट अथॉरिटी एंड लोकल अथॉरिटी से गवर्नमेंट पहले लेगी, उसके बाद इसको दिया जाएगा। नेक्स्ट हमारा है डिस्पोजल ऑफ लैंड बाय द अथॉरिटी और द लोकल अथॉरिटी। तो अथॉरिटी का जैसे हमने पहले भी बताया था कि यहाँ पे अथॉरिटी का मीनिंग है डेवलपमेंट अथॉरिटी। सेक्शन 18 क्लॉज 1 प्रोवाइड्स दैट subject to any direction given by the state government, the authority or the local authority concerned may dispose of any land acquired by the state government and transfer to it without undertaking or carrying out any development thereon. तो वो किसी भी लैंड को ट्रांसफ़र कर सकती है जो कि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अक्वायर किया गया और उसको ट्रांसफ़र किया गया, तो उसको डिस्पोज ऑफ कर सकती है। नेक्स्ट है एनी सच लैंड आफ्टर अंडरटेकिंग और कैरिंग आउट सच डेवलपमेंट एज इट थिंक्स इट to such person in such manner and subject to such terms and condition as it considers expedient for securing the development of development area according to the plan. और वो उस लैंड को भी डेवलपमेंट के लिए जैसा उसे सही लगता है वो किसी भी पर्सन को किसी भी टर्म्स पे किसी भी मैनर में उसको ट्रांसफ़र कर सकती है, जो भी उसको सही लगता है डेवलपमेंट के लिए। तो ये किस पर्पज़ के लिए ट्रांसफ़र कर सकते हैं, डिस्पोज ऑफ कर सकती है? तो डेवलपमेंट को सिक्योर करने के लिए, यहाँ पे डेवलपमेंट किया जाए, उस एरिया को डेवलप करने के लिए वो उसको ट्रांसफ़र कर सकती है, अदरवाइज नहीं कर सकती है। तो मेन यहाँ पे क्या ध्यान रखना है कि वो किस पर्पस के लिए इसको ट्रांसफ़र कर रही है। और यहाँ पे अगर किसी भी तरीके का करप्शन किया जा रहा है कि वो फ्रॉडलेंट तरीके से इस प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ किया जा रहा है इन अथॉरिटी के द्वारा, तो फिर यहाँ पे उनके पास ये अथॉरिटी नहीं है और फिर उनके अगेंस्ट एक्शन हो सकता है। बट वो डेवलपमेंट अथॉरिटी जो ट्रांसफ़र कर रही है वो अपने एक्ट को, जो भी उनका ड्यूटी है उसके अकॉर्डिंग उसको ट्रांसफ़र कर रही है और या फिर डिस्पोज ऑफ कर रही है, तो फिर यहाँ पे उनको किसी भी तरीके का उनके अगेंस्ट एक्शन नहीं लिया जाएगा और वो इनकी ड्यूटी मानी जाएगी। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। तो अब लास्ट टॉपिक चलते हैं जो कि नाजुल लैंड्स है। तो ये लैंड से रिलेटेड लास्ट टॉपिक है, हमारे एक्ट का लास्ट टॉपिक नहीं है। अभी इसमें हम बहुत सारे पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं, बट जो लैंड्स की बात अभी तक हम जो कर रहे थे उसके अंडर हमारा जो लास्ट टॉपिक होने वाला है नाजुल लैंड्स होने वाला है। तो नाजुल लैंड क्या होता है? तो नाजुल लैंड्स ऑल द लैंड्स विच इज वेस्टेड इन द स्टेट इज नाजुल लैंड। तो जो भी लैंड्स है जो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर वेस्टेड हैं वो सब नाजुल लैंड्स हैं। सच लैंड्स आर अंडर कंट्रोल, प्रोटेक्शन, सुपरविजन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। द स्टेट गवर्नमेंट इज फ्री टू पुट इट टू एनी यूज एज इट डीम फिट फॉर और मे ऑल्सो डिस्पोज इट। तो स्टेट गवर्नमेंट के पास इसका प्रोटेक्शन है, कंट्रोल है, पोजेसन है, सुपरविजन है, और स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो उसको जैसे डिस्पोज ऑफ करना चाहे तो डिस्पोज ऑफ कर सकती है, जैसे इसको यूज करना चाहे कर सकती है। तो स्टेट गवर्नमेंट किसी भी लैंड को अपने पास रख के करेगी क्या? उसका तो उसके पास तो कोई पर्पस है नहीं कि वो सिर्फ अपने पास रखे तो उससे कोई बेनिफिट होगा नहीं, बट वो अपने किसी अथॉरिटी को दे देती है कि इस पर इस तरीके का एक्ट किया जाए, तो फिर वहाँ से कुछ बेनिफिशियल आउटकम आ सकता है। तो सिमिलर नाजुल लैंड के भी केस में होता है कि अगर स्टेट गवर्नमेंट को लगता है कि यहाँ पे ये जो एरिया इसको डेवलप किया जाना चाहिए और वो एरिया को डेवलप करने के लिए इस डेवलपमेंट अथॉरिटी को उस नाजुल लैंड को हैंड ओवर कर देती है, तो ये हम बोलते हैं कि गवर्नमेंट ने ये प्रॉपर्टी इस अथॉरिटी को ट्रांसफ़र किया है या फिर डिस्पोज ऑफ किया है। तो इसके बारे में प्रोवाइड करता है सेक्शन 19। तो चलिए एक बार हम इसको देख लेते हैं। Section 19 Clause 1 provides that for the purpose of carrying out development activities over the Najul lands, the state government may, by notification in the Gazette, and upon such terms and conditions as may be agreed between the government and the authority, place at the disposal of the authority
all or any of the developed and undeveloped land in the development area vested in state। तो जिस भी टर्म्स वगैरह पे जो भी स्टेट एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी अग्री करती हैं उसके अकॉर्डिंग वो किसी भी डेवलप्ड एरिया को या फिर अनडेवलप्ड लैंड को वो ट्रांसफ़र कर सकती है डेवलपमेंट अथॉरिटी को। तो आई होप आपको समझ में आ गया हो नाजूल लैंड होता क्या है, इसका क्या क्या फंक्शंस होते हैं, क्यों ट्रांसफ़र किया जाता है। नाजूल लैंड इज प्लेस्ड एट द डिस्पोजल ऑफ द अथॉरिटी। ऑल डेवलपमेंट एक्टिविटीज ऑन दैट लैंड शैल बी कैरिड आउट एज पर द डायरेक्शन ऑफ द अथॉरिटी। After such Najul land has been developed, it shall be dealt by the authority in accordance with the direction given by the state government in that behalf। तो अगर कोई नाजुल लैंड है उसको डेवलप किया गया है तो फिर उसको कैसे डील करना है, ये सारी डायरेक्शंस आएंगे स्टेट गवर्नमेंट के पास। स्टेट गवर्नमेंट जो डायरेक्शंस देंगी उसके अकॉर्डिंग आपको डील करना है इससे। अब यहाँ पे डेवलपमेंट अथॉरिटी के पास ये प्रॉपर्टी तो आ चुकी है, जैसे कि हमने अभी ऊपर डिस्कस किया है कि जो डेवलपमेंट अथॉरिटी है उसको ये लैंड ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। बट जो डेवलपमेंट अथॉरिटी है उसके पास ये पावर नहीं कि इस जो भी प्रॉपर्टी डेवलप की गई है इसको यूज कैसे करना है, इसको डील कैसे करना है, इसके रिगार्डिंग डायरेक्शन कहाँ से आएगा, वो स्टेट गवर्नमेंट से आएगा। द नाजुल लैंड प्लेस्ड एट द डिस्पोजल ऑफ द अथॉरिटी इफ सब्सिक्वेंटली रिक्वायर्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट देन अथॉरिटी शैल रिप्लेस इट एट द डिस्पोजल ऑफ द गवर्नमेंट अपॉन द एग्रीड टर्म्स एंड कंडीशन विद द गवर्नमेंट। तो अगर कोई नाजुल लैंड है जिसको अभी तक पावर था जिसके लिए कि जो डेवलपमेंट अथॉरिटी है उसको डिस्पोज ऑफ कर सकती है, बट अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहती है कि अब ये डेवलपमेंट अथॉरिटी से पावर लेके खुद के पास लेके आए और स्टेट गवर्नमेंट जैसे चाहे उसको डिस्पोज ऑफ कर सकती है, तो फिर इनके बीच में जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है तो फिर उसके अकॉर्डिंग ये लोग उसको ट्रांसफ़र कर देंगे। तो आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। लैंड के रिगार्डिंग जो हमें पॉइंट्स डिस्कस करने तो वो भी हमने डिस्कस कर लिए हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि अगर जो भी डेवलपमेंट अथॉरिटी है उस लैंड पे अगर किसी भी तरीके का कोई पर्सन है इंक्रोचमेंट वगैरह करता है तो फिर ऐसे में क्या क्या किया जा सकता है, डेवलपमेंट अथॉरिटी के पास क्या क्या पावर्स हैं उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो कोई एरिया है जो अभी डेवलप किया जा रहा है या फिर डेवलप हो चुका है और उस एरिया पे अगर किसी भी तरीके का कोई भी पर्सन है उसके ऊपर इंक्रोचमेंट कर रहा है, तो फिर ऐसे सिचुएशन में जो डेवलपमेंट अथॉरिटी है उसके पास एम्पल पावर दिया गया है कि वो इसको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, उसके ऊपर फ़ाइन एंड पेनल्टी लगा सकती है और इम्प्रिजनमेंट भी भेज सकती है। तो चलिए एक बार इसको भी डिस्कस करते हैं। तो जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया था कि जो अगर किसी भी तरीके का इंक्रोचमेंट हो रहा है और उस इंक्रोचमेंट के ऊपर जो डेवलपमेंट अथॉरिटी है वो एक्शन लेती है तो क्या क्या कर सकती है। तो सबसे पहला कि वो फ़ाइन लगा सकती है और फाइन कितना होगा, अप टू ₹20,000। वो 20,000 रुपये तक का फ़ाइन लगा सकते हैं या फिर 1 ईयर तक की इम्प्रिजनमेंट हो सकती है। तो या इनमें से दोनों में से कोई या फिर दोनों हो सकता है। अगर कोई पर्सन है किसी भी लैंड पे किसी भी तरीके का इंक्रोचमेंट वगैरह कर रहा है तो ये प्रोवाइड किया गया सेक्शन 26 क्लॉज ए में। ऑफ लैंड और इसकी पनिशमेंट यहाँ प्रोवाइड की गई है, सेक्शन 26 की ये पनिशमेंट है। तो सिमिलरली अगर कोई ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है तो ऑब्स्ट्रक्शन कैसे किया जा सकता है। तो आप रास्ते पे कोई बिल्डिंग मटेरियल रख दिए, जैसे किसी का घर वगैरह बन रहा है तो घर बनता है तो लोग क्या करते हैं ईंट बजरी सीमेंट वगैरह सब कुछ रोड पे रख देते हैं, इस पर पब्लिक को काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस होती है। तो उसके अगेंस्ट जो डेवलपमेंट अथॉरिटी है वो एक्शन ले सकती है अगर किसी भी तरीके का आप ऑब्स्ट्रक्शन कर रहे हो तो इसके लिए क्या कंडीशन फुलफिल होना चाहिए कि आप ये ऑब्स्ट्रक्शन कर रहे हो डेवलपमेंट एरिया के अंडर में। आप किसी अदर एरिया में कर रहे हो तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता डेवलपमेंट अथॉरिटी को। अगर जैसे कि ये एरिया डेवलपमेंट एरिया डिक्लेयर किया गया है और आप इस एरिया के अंडर इसके सटे हुए एरिया पे आप किसी भी तरीके का इंक्रोचमेंट कर रहे हो तो आप यहाँ पे कुछ भी करो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है और डेवलपमेंट अथॉरिटी का यहाँ पे जुरिडिक्शन नहीं आएगा, वो इसमें आपको किसी भी तरीके से पनिश या फिर फाइन नहीं इम्पोज कर सकती है। बट वहीं पे अगर आप इस एरिया में कर रहे हो तो यहाँ पे आपके ऊपर फ़ाइन लगाया जा सकता है, आपको पनिश किया जा सकता है। बट इसमें भी एक कैच है, इसमें कैच ये है कि ये होना चाहिए पब्लिक लैंड। इसका ये अगर
पब्लिक लैंड हो। अगर ये पब्लिक लैंड नहीं है, अगर ये प्राइवेट लैंड है, तो फिर आप यहाँ पे भी ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे अगर आपका ये प्राइवेट लैंड है तो अब यहाँ पे आप अगर अपना बिल्डिंग मटेरियल रखना चाहते हो, ईंट बजरी सीमेंट वगैरह आप यहीं पे रख दिए हो, तो फिर ऐसे सिचुएशन में जो डेवलपमेंट अथॉरिटी है उसके पास कोई ऐसा राइट नहीं है कि वो आपको पनिश कर सके, क्योंकि आपकी ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है और आप इसको अपने जैसे यूज करना चाहे कर सकते हो। इसके ऊपर आपको कोई रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकता है। या फिर ये आपकी प्रॉपर्टी नहीं है, किसी अदर पर्सन की है और आपने उसके कंसेंट से भी इस प्रॉपर्टी पे अपने मटेरियल्स वगैरह को रखा है, किसी भी तरीके का मटेरियल्स रखा है। ज़रूरी नहीं कि आप कंस्ट्रक्शन मटेरियल से ही आप ऑब्स्ट्रक्ट कर सकते हो, किसी अदर तरीके से भी ऑब्स्ट्रक्ट कर सकते हो। आपने कार वहीं पे पार्क कर दी जिससे पूरा रोड ब्लॉक हो गया। तो अब आप अगर किसी पर्सन के कंसेंट से कर रहे हो, उसके प्राइवेट लैंड पे कर रहे हो, तो फिर हमारा जो डेवलपमेंट अथॉरिटी है उसका जुरिडिक्शन इस पर नहीं बनता है और इसमें वो रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकती है। अगर आप डेवलपमेंट एरिया के बाहर ये पब्लिक लैंड है, इसके ऊपर भी इंक्रोचमेंट कर रहे हो, तो भी डेवलपमेंट अथॉरिटी का जुरिडिक्शन नहीं है और उसके लिए वो पनिश नहीं कर सकता है। तो डेवलपमेंट अथॉरिटी का जुरिडिक्शन पहला कहाँ होगा? पब्लिक लैंड पे होगा। और वो पब्लिक लैंड कहाँ पे होना चाहिए? वो डेवलपमेंट एरिया के अंदर होना चाहिए। तो अगर ऐसा होता है तो फिर आप सेक्शन 26B के अंडर आपको पनिश किया जा सकता है। तो फिर उसकी पनिशमेंट क्या होगी? तो फिर उसके लिए आपको 1 मंथ तक की इम्प्रिजनमेंट हो सकती है ऑब्स्ट्रक्शन करने के। ये तो हो गया इंक्रोचमेंट का बात। अब ऑब्स्ट्रक्शन पे आ जाते हैं। अगर आप ऑब्स्ट्रक्शन टू पब्लिक लैंड, यहाँ पे पब्लिक होगा, ये भी सिर्फ पब्लिक लैंड के ऊपर ही एप्लीकेबल होता है। प्राइवेट लैंड या फिर जो डेवलपमेंट एरिया के बाहर है उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता। तो इसके लिए आपको क्या पनिशमेंट है? 1 मंथ तक की इम्प्रिजनमेंट हो सकती है या फिर 2000 रुपये तक का फाइन लग सकता है आपके ऊपर। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि इंक्रोचमेंट का क्या पनिशमेंट हो सकता है और इंक्रोचमेंट किन किन केसेज में आपके ऊपर अप्लाई किया जा सकता है। अब नेक्स्ट चलते हैं कि अगर कोई पर्सन इंक्रोचमेंट कर रहा है तो फिर ऐसे में डेवलपमेंट अथॉरिटी के पास क्या क्या ऑप्शन है। ये तो पनिशमेंट की बात हो गई कि आपको ये पनिशमेंट हो सकती है, बट ऐसा तो नहीं कि डायरेक्ट किसी पर्सन को आप पनिश कर दोगे। उसके लिए आपको सबसे पहले उस पर्सन को ऐसा नोटिस देना होगा कि तुम इसमें कोई किसी इस तरीके का ऑब्स्ट्रक्शन कर रहे हो या फिर इस तरीके से इंक्रोचमेंट कर रहे हो। अब जैसे यहाँ पे गवर्नमेंट ने आपको ये रोड बना के दिया, डेवलपमेंट एरिया के अंडर है, और आपने अपना घर बनाया तो आपने पूरी बालकनी पूरे रोड पे निकाल लिया है। तो फिर ये एक तरह से इंक्रोचमेंट कर रहे हो आप गवर्नमेंट लैंड के ऊपर। अगर किसी हेवी व्हीकल्स को क्रॉस करना है तो फिर यहाँ पे आपके छत से टकरा सकती है, या फिर अगर नहीं भी टकराती है तो बिजली के तार वगैरह को दिक्कत हो सकती है। और किसी भी तरीके से अगर नहीं दिक्कत हो रही है फिर भी आप गवर्नमेंट के लैंड के ऊपर आपने बालकनी निकाली है, तो ये एक तरह से इंक्रोचमेंट भी है। या फिर आपके गैरेज का स्पेस कम हो रहा था तो आपने अपने गैरेज के स्पेस को बढ़ाने के लिए उसको ऐड कर लिया अपने लैंड के अंडर में, और उसके ऊपर आपने अपना गेट बना लिया है। तो ये सारी चीज़ें आपके इंक्रोचमेंट के अंडर इंक्लूड की जाती हैं। और इसके लिए पहले जो डेवलपमेंट अथॉरिटी है आपको एक नोटिस देगी और उस नोटिस का आपको रिप्लाई दिया जाएगा, और उस नोटिस का आपको रिप्लाई देना है। उस नोटिस में मेनली आपको एक तरह से शो कॉज रहता है कि क्यों इस इंक्रोचमेंट को हटाने के लिए आपसे नहीं कहा जाए, आपका क्या राइट है इस पर इंक्रोचमेंट करने का, आप किस हक से ये काम किए हो, मेनली ये पूछा जाता है उसमें। और उसमें क्या आपके रिप्लाई के अकॉर्डिंग फिर जो डेवलपमेंट अथॉरिटी है उस पर एक्शन लेती है। फिर नेक्स्ट टॉपिक हमारा इसमें आ जाता है कि अगर इंक्रोचमेंट है, अगर ये इंक्रोचमेंट किया जा रहा है और वो इंक्रोचमेंट किसी वीकर सेक्शन के द्वारा किया जा रहा है, तो फिर ऐसे में क्या कर सकते हैं डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो जैसा कि हमने अभी बात किया था कि वैसे तो डेवलपमेंट अथॉरिटी के पास पावर है कि आपको हटा सकती है, आपके ऊपर फाइन लगा सकती है, आपको पनिश कर सकती है। बट ये जो इंक्रोचमेंट है किसी वीकर सेक्शन के द्वारा किया जा रहा है, उसके पास रहने के लिए घर नहीं है, यहाँ पे गवर्नमेंट का खाली लैंड इसने देखा, यहाँ पे इसने अपने टेंट लगा लिया, इस एरिया में टेंट लगा के रह रहा है वो। तो फिर ऐसे सिचुएशन में डेवलपमेंट अथॉरिटी के पास क्या ऑप्शन है? तो डेवलपमेंट अथॉरिटी को सबसे पहले इसके रहने के लिए कोई जगह देखनी होगी और उसको जगह देने के बाद वहाँ से उसको हटाना होगा। आप डायरेक्टली उसको ऑर्डर नहीं कर सकते हो कि चलो हटो यहाँ से, तुमको यहाँ नहीं रहना है। आप तभी उसको हटाओगे जब उसके रहने के लिए आप प्रॉपर कोई जगह दे रहे हो तब।
तो ये भी हमको आगे अभी जब नोट्स डिस्कस करेंगे तो इसके सेक्शन नंबर के साथ इसको डिटेल में डिस्कस करते हुए चलेंगे। अभी हम सिर्फ इसका एक ब्रॉड ओवरव्यू ले रहे हैं जिससे हमको एक कहानी के तौर पे पूरी तरीके से याद हो जाए। जैसे जैसे हम एक टॉपिक को जैसे एक जगह कंबाइन करके आपको बता रहे हैं वैसे ही आप इसके नोट्स भी प्रिपेयर करते जाना। जैसे फ्लो चार्ट्स के फॉर्म में आप बना लो कि सबसे पहले हमने जो डिस्कस किया था कि अर्बन एरिया डेवलपमेंट एरिया क्या होता है, अथॉरिटी कौन कौन सी है, तो वो सारे एक जगह आप नोट कर लो। फिर नेक्स्ट पेज पे आके मास्टर प्लान एंड जोनल प्लान क्या होते हैं, उसके अमेंडमेंट्स वगैरह कैसे होते हैं, उसको आप बुलेट पॉइंट्स में नोट करते चलो। इससे आपको एक टॉपिक आपको एक जगह मिलेगी और उसको आप याद रखने में भी ज़्यादा हेल्प होगा, क्योंकि हमने पूरे इस मॉडल को वैसे ही डिज़ाइन किया है कि आपको एक जगह सब कुछ मिले और आपको एग्जाम्स में क्योंकि क्वेश्चन भी उसी तरीके से पूछे जाएंगे कि अगर इंक्रोचमेंट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है वो सब एक जगह आपको एक जगह मिलेंगे कि इंक्रोचमेंट में क्या क्या डेवलपमेंट अथॉरिटी के पास पावर है, जो इंक्रोचमेंट कर रहा है उसके ऊपर क्या लाइबिलिटीज है, अगर वीकर सेक्शन से वो बिलोंग करता है तो फिर उसका क्या क्या किया जा सकता है। तो ऐसे ही क्वेश्चन होंगे अगर, और आप इसको अगर एक जगह एक साथ रखते हो तो आपको आंसर को रिकॉल करने में भी आसानी होती है। तो आप ऐसे ही इसको अपने नोट्स में इंक्लूड करते हुए चलना, और इसको नोट डाउन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं कि सारे पॉइंट्स आप नोट डाउन करो, जो इससे मेन पॉइंट है उसको आप नोट डाउन करो। और क्योंकि जो मेन नोट्स हैं जो हमने प्रोवाइड कर रखे हैं ऑलरेडी, आप उसको सिर्फ प्रिंट आउट करके एक दो बार रीड कर लो या साथ साथ आप उसको अंडरलाइन या हाईलाइट करते हुए चलो। तो नेक्स्ट आ जाता है हमारा कि अगर जो वीकर सेक्शन है उसको आपने घर दे दिया, अब उसके बाद क्या करना है, तो अब घर देने के बाद आप उसको वहाँ से हटा सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है कि अब ये जो इंक्रोचमेंट हो रहा था तो इसको इंक्रोचमेंट को प्रिवेंट करने की ड्यूटी जिसकी थी वो अगर ड्यूटी से ब्रीच कर रहा है तो फिर उसके ऊपर क्या किया जा सकता है। तो जिस ऑफिसर की ये ड्यूटी थी कि यहाँ पे उसको इंक्रोचमेंट को रोकना है और वो अपनी ड्यूटी में ब्रीच कर रहा है, अपनी ड्यूटी में फेल कर रहा है, तो उसके ऊपर पेनल्टी इम्पोज की जा सकती है और उसके अकॉर्डिंग उसके ऊपर फाइन लगाया जा सकता है, और जो भी जुडिशियल जो भी डिसिप्लिनरी एक्शंस वगैरह लिए जाते हैं उसके अगेंस्ट लिए जा सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाता है अब कि डिमोलिशन अब बिल्डिंग डेवलपमेंट अथॉरिटी कब कर सकती है। कि अब जैसे कोई बिल्डिंग यहाँ पे बन रही थी, डेवलपमेंट अथॉरिटी ने इस बिल्डिंग को डिमोलिश करने का ऑर्डर कर दिया, डिमोलिशन ऑफ। तो यहाँ पे इस एरिया में ये डेवलपमेंट एरिया के अंडर इंक्लूड किया गया है और यहाँ पे ये बिल्डिंग बन रही है। अब इस बिल्डिंग को डिमोलिश करने का ऑर्डर दे दिया है डेवलपमेंट अथॉरिटी ने। तो कब दे सकती है, क्यों दे सकती है, अब इसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर कोई एरिया है डेवलपमेंट एरिया के अंडर फॉल कर रहा है और इस डेवलपमेंट एरिया को अगर आप डेवलपमेंट एरिया के अंडर आप किसी लैंड को डेवलप करने चाह रहे हो और आप उसके अकॉर्डिंग इस लैंड को डेवलप करने के लिए आप पहले एप्लीकेशन देते हो सेक्शन 14 के अंडर, और आपका एप्लीकेशन अप्रूव हो जाता है और आप उस अप्रूवल के बेसिस पे यहाँ पे अपना कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हो। और जब आपका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होता है तो जो डेवलपमेंट अथॉरिटी है उसे पता चलता है कि जो आपका अप्रूव्ड प्लान है उसके अकॉर्डिंग आपने एक्ट किया ही नहीं है, तो फिर ऐसे सिचुएशन में वो ऑर्डर कर सकते उस बिल्डिंग को डिमोलिश करने की। या फिर अगर आपने विदाउट परमिशन यहाँ पे कंस्ट्रक्शन किया हुआ है तो भी आपको ऑर्डर किया जा सकता है कि आप इस बिल्डिंग को डिमोलिश करो। तो बेसिक मीनिंग ये है कि जो आपका मास्टर प्लान है एंड जोनल प्लान है उसके अकॉर्डिंग अगर आपने एक्ट नहीं किया है और आपने विदाउट परमिशन एक्ट किया है, किसी भी तरीके का कंस्ट्रक्शन किया है, तो फिर जो भी डेवलपमेंट अथॉरिटी है वो आपको उस बिल्डिंग को डिमोलिश करने के लिए ऑर्डर कर सकती है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि इसके ग्राउंड्स क्या क्या होंगे। तो ग्राउंड्स तो हमने देख लिया कि आपको उसके प्लान के अकॉर्डिंग ही एक्ट करना है। अगर आपने प्लान के अकॉर्डिंग एक्ट नहीं किया है तो फिर ये आपकी प्रॉपर्टी को डिमोलिश कर दी जाएगी। नेक्स्ट है इसका प्रोसीजर क्या होगा। तो प्रोसीजर सिंपल सा है कि पहले आपको नोटिस दिया जाएगा, सो कॉज नोटिस, कि क्यों नहीं आपकी बिल्डिंग को डिमोलिश किया जाए। और फिर अगर वो शो करता है कि वो फ्रॉडलेंट एक्ट नहीं किया है या फिर उसने मिसरिप्रेजेंट नहीं किया है डेवलपिंग अथॉरिटी को, या फिर अगर वो शो कर देता है कि उसके पास प्रॉपर अप्रूवल मिला हुआ है डेवलपमेंट अथॉरिटी के वाइस चेयरमैन का और उसके अकॉर्डिंग इसने इस प्लान के अकॉर्डिंग ही इसने डेवलपमेंट किया हुआ है, तो फिर ऐसे में वो उसकी बिल्डिंग को नहीं डिमोलिश की जाएगी। बट अगर वो इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करने में फेल कर जाता है तो फिर उसके अगेंस्ट ये एक्शन लिया जा सकता है और उसकी बिल्डिंग को डिमोलिश कर दी जाएगी। अब नेक्स्ट हमारा है टॉपिक जो पावर ऑफ डेवलपिंग अथॉरिटी है, डेवलपमेंट अथॉरिटी है।
वो उस कब स्टॉप कर सकता है बिल्डिंग को डेवलपमेंट से, किसी भी एरिया को डेवलप किया जा रहा है तो उसको कब रोक सकता है। जैसे यहाँ पे इसी का एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये पर्सन है, यहाँ पे इसने परमिशन लेके डेवलप कर लिया अपनी बिल्डिंग को। सिमिलरली यहाँ उसके सामने वाला देखता है कि इसने इस बिल्डिंग को डेवलप कर लिया, तो वो भी अपनी बिल्डिंग को डेवलप करना शुरू करता है और यहाँ पे उसका अपना बिल्डिंग डेवलप हो रहा है। तो जब डेवलपमेंट अथॉरिटी को पता चलता है कि कोई अदर पर्सन है उस डेवलपमेंट एरिया के अंदर जो अपनी प्रॉपर्टी को डेवलप कर रहा है और उसने विदाउट परमिशन किया है, तो फिर वो रोक सकते हैं उस डेवलपमेंट को। या फिर वो जो परमिशन लिया हुआ है बट परमिशन के अकॉर्डिंग एक्ट नहीं कर रहा है, जो मास्टर प्लान है उसके अकॉर्डिंग एक्ट नहीं कर रहा है, या फिर जो जोनल प्लान है उसके अकॉर्डिंग एक्ट नहीं कर रहा है, या फिर जिस कंडीशन पे उसको अप्रूवल मिला हुआ था वाइस चेयरमैन का, उस कंडीशन को फुलफ़िल नहीं कर रहा है, उस कंडीशन को वायलेट करके वो उसको एक्ट कर रहा है, तो फिर ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, जो डेवलपमेंट अथॉरिटी है रेस्ट्रिक्ट कर सकती है, उसको बोलेगी कि तुम अपने बिल्डिंग को का जो भी कंस्ट्रक्शन वर्क्स है उसको रोक दो। तो ये डेवलपमेंट अथॉरिटी के पावर्स के अंडर आता है। अब नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है कि जो डेवलपमेंट अथॉरिटी है उसके पास पावर है किसी भी बिल्डिंग को सील करने का। तो जैसे अब यहाँ पे ये रुकता नहीं है, उसको बोला जाता है कि यहाँ पे इस कंस्ट्रक्शन को रोको, वो रुकता नहीं है, तो फिर अब इस बिल्डिंग को सील कर देगी कि अब तुम इसके कॉन्ट्रारी एक्ट कर रहे हो तो इसका तुम्हें खमियाजा भुगतना पड़ेगा। अब तुम्हारे अगेंस्ट जो भी एक्शन जब लिया जाएगा तब लिया जाएगा, अभी के लिए हम इसको सील कर रहे हैं, तुम अब इसमें फर्दर किसी भी तरीके का कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते हो। तो आई होप आपको इतना अब क्लियर हो गया होगा। तो चलिए एक बार हम इसके नोट्स को रेफर कर लेते हैं। स्पेशल पावर गिवन टू डेवलपमेंट अथॉरिटी विथ रिगार्ड्स टू द इंक्रोचमेंट और ऑब्स्ट्रक्शन टू पब्लिक लैंड। The development authority has been conferred with extensive power to deal with encroachment or obstruction on public land. Section 26 से penalize any person making any encroachment or obstruction on public land and empowers the authority to remove such encroachment or obstruction thereof. Section 26C empower the authority to remove anything erected or deposited in the contravention of the act without notice. तो सिंपल से यहाँ जैसे हमने डिस्कस किया था सेक्शन 26 में प्रोवाइड किया गया है कि आप सेक्शन 26A के अंडर प्रोवाइड किया गया है कि अगर किसी पब्लिक लैंड के ऊपर इंक्रोचमेंट किया जा रहा है तो उसके ऊपर आपको 20,000 तक का फ़ाइन लगाया जा सकता है या फिर 1 साल तक की जेल हो सकती है। और किस तरीके की इंक्रोचमेंट इस सेक्शन के अंडर अलाउ की गई है, तो आपको ड्रेनेज सिस्टम के लिए अलाउ किया गया है कि आप अगर रोड है तो रोड के अंदर से आप ड्रेनेज सिस्टम निकाल सकते हो। उसके लिए अगर आप किसी भी तरीके का कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, अब रोड के अंदर आपको ड्रेनेज सिस्टम बनाना है तो आप वहाँ पे रोड को तोड़ के वहाँ से बना सकते हो। तो इसके लिए आप इसको आप इंक्रोचमेंट के अंडर नहीं कंसीडर करोगे और ये अलाउड हुआ है। तो ये एक्सेप्ट द स्टेप ओवर ड्रेनेज इन एनी पब्लिक स्ट्रीट, तो ये अलाउड है। अदर कोई एक्ट कर रहे हो तो वो सारे इंक्रोचमेंट के अंडर इंक्लूड किए जाएंगे और उसके लिए आपको ये पनिशमेंट हो सकती है। नेक्स्ट है ऑब्स्ट्रक्शन टू पब्लिक लैंड। तो पब्लिक लैंड पे आप अगर किसी भी तरीके का ऑब्स्ट्रक्शन कर रहे हो तो आपके लिए 1 साल तक का पनिशमेंट हो सकता है, इम्प्रिजनमेंट, और या फिर 2,000 रुपये तक की फ़ाइन हो सकती है। और यहाँ भी क्या अलाउड है आपको, यहाँ भी अलाउड है सिर्फ आपका ड्रेनेज सिस्टम के लिए। और यहाँ पे एडिशनल क्या अलाउ किया गया है कि आप अगर किसी भी बिल्डिंग मटेरियल वगैरह को रखना चाहते हो तो रख सकते हो, बट उसके लिए आपको पहले परमिशन लेना होगा और उसके साथ साथ आपको डेवलपमेंट अथॉरिटी को पेमेंट करनी होगी। तो आप जो प्रेस्क्राइब्ड फ़ी है डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा आप उसको वो फ़ी पे कर देते हो, तो फिर आप पब्लिक लैंड के ऊपर आप यहाँ पे रख सकते हो अपने जो भी बिल्डिंग मटेरियल्स वगैरह हैं। नेक्स्ट है नोटिस टू द पर्सन मेकिंग इंक्रोचमेंट। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 26A क्लॉज 4, if there are grounds to believe that person has made any encroachment or obstruction on a land in development area which is not a private property, the authority or the officer authorized in this behalf may serve upon person making encroachment or obstruction a notice requiring him to show cause why he shall not be required to remove the encroachment or obstruction within the period not being less than 15 days and may be specified in the notice, and after considering the cause, if any, shown by the such person, may order removal of such encroachment or obstruction for reason to be recorded in writing. तो आपको पहले नोटिस दी जाएगी आपको हटाने के लिए, क्यों नहीं हटाया जाए। उसके साथ साथ आपको पहले 15 दिन का नोटिस सर्व किया जाएगा कि आपको 15 दिन में इसका रिप्लाई देना है, और उसके 15 दिन के रिप्लाई के बाद जो अथॉरिटी है वो उसके ऊपर डिसाइड करेगी
कि ये इसका जो रीज़न है जेन्युइन रीज़न है या फिर नहीं है। अगर इसको अलाउ किया जाए तो किन टर्म्स पे अलाउ किया जा सकता है, अगर अलाउ नहीं किया जाना है तो उसको कैसे रिमूव करना है। नेक्स्ट हमारा कि इंक्रोचमेंट बाय वीकर सेक्शन, तो ये हमारा सेक्शन 26 क्लॉज ए के प्रोवाइजो में प्रोवाइड किया गया है। द प्रोवाइजो टू सब सेक्शन 4 ऑफ सब 26A प्रोवाइड्स दैट ए पर्सन बिलोंगिंग टू वीकर सेक्शन on or before the date of the commencement of the UP Urban Planning Development Amendment Act 1997 has made any encroachment on public land, then person shall not be removed until alternative land or accommodation is offered to rehabilitate him in such manner and on such terms and condition as may be prescribed। तो आप अगर किसी वीकर सेक्शन के पर्सन को हटाना चाह रहे हो इंक्रोचमेंट से, तो पहले आपको उसके रहने का जगह डिसाइड करना होगा कहाँ पे रह सकता है, आपको उसको रिहेबिलिटेट करना होगा और उसके बाद आप उसको वहाँ से हटा सकते हो। नेक्स्ट हमारा है कि कंपनसेशन, क्लेम फॉर कंपनसेशन फॉर रिमूवल अंडर सेक्शन 26A। तो ये सेक्शन 26B में प्रोवाइड किया गया है कि अगर किसी पर्सन को आप रिमूव कर रहे हो इंक्रोचमेंट से या फिर ऑब्स्ट्रक्शन के रिगार्डिंग, तो अब आप उसको रिमूव कर रहे हो और उस रिमूव करने से अगर उसको किसी भी तरीके का लॉस हो रहा है तो फिर आपको उसके लिए कंपनसेशन पे करना होगा। सेक्शन 26B प्रोवाइड्स दैट एनी पर्सन एग्रीड बाय द रिमूवल ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन और इंक्रोचमेंट अंडर सेक्शन 26A क्लॉज 4 मे विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ सच रिमूवल prefer a claim for compensation or restitution or both before the tribunal against either the authority or the officer ordering the removal or against both and making such officer personally liable for the loss caused to him due to such removal। तो आप अगर किसी पर्सन को हटा रहे हो और अनरीजनेबली हटा रहे हो, उसका कोई रीज़न नहीं बनता है या फिर आप विदा प्रिजुडिस होकर हटा रहे हो, ऐसा किसी भी एक्ट कर रहे हो जो कि सेक्शन 26A के अंडर में, तो फिर उसके लिए वो कंपनसेशन क्लेम कर सकता है। और कंपनसेशन किसके पास वो क्लेम करेगा, तो ट्रिब्यूनल में क्लेम करेगा। और ट्रिब्यूनल कौन होता है, तो इस एक्ट के लिए जो डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं वो ट्रिब्यूनल माने जाएंगे और वो उस मैटर को डिसाइड करेंगे। नेक्स्ट हमारा है पेनाल्टी फॉर नॉट प्रिवेंटिंग इंक्रोचमेंट। अब अगर कोई पर्सन है जो ऑफिसर ऑथराइज्ड है कि इंक्रोचमेंट के रिगार्डिंग कि आपको इंक्रोचमेंट और ऑब्स्ट्रक्शन इस प्रॉपर्टी में रोकना है और फिर भी वो अपनी ड्यूटी से ब्रीच करता है, तो फिर उसके ऊपर फ़ाइन लगाया जा सकता है और उसको पनिश भी किया जा सकता है। तो पनिशमेंट उसकी क्या होगी, 1 month तक की हो सकती है और फाइन कितना हो सकता है, 10,000 रुपये तक का हो सकता है। अब हम आ जाते हैं कि जो डेवलपमेंट अथॉरिटी है बिल्डिंग्स को कब डिमोलिश कर सकती है, तो उसके ग्राउंड्स यहाँ पे प्रोवाइड किए गए हैं कि जो डेवलपमेंट हैज़ बीन कमेंस्ड और बीइंग कैरी डाउन और हैज़ बीन कंप्लीटेड इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द मास्टर और जोनल प्लान। जो मास्टर प्लान था और जोनल प्लान था उसके कॉन्ट्रावेंशन में आपने कोई कंस्ट्रक्शन किया है या फिर विदाउट परमिशन आपने कंस्ट्रक्शन किया है या फिर जो कंस्ट्रक्शन के लिए आपको अप्रूवल मिला था उसको वायलेट करते हुए आपने कोई कंस्ट्रक्शन किया है, तो फिर ऐसे सिचुएशन में अब वो जो डेवलपमेंट अथॉरिटी है वो डिमोलिश करने के लिए ऑर्डर कर सकती है। तो नेक्स्ट हमारा आता है कि प्रोसीजर कौन सा हमें फॉलो करना है। तो प्रोसीजर फॉलो करते हुए हमें देखना है कि विदाउट द प्रेजुडिस टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 26 द वाइस चेयरमैन और एनी ऑफिसर ऑफ द अथॉरिटी empowered by him in that behalf may make an order directing that such development shall be removed by demolition, filing or otherwise by the owner or by the person at whose instance the development has been commenced or is being carried out or has been completed within such period not being less than 15 days and more than 40 days from the date on which the copy of the order of removal has been delivered to the owner or that person as may be specified in the order। तो इसका प्रोसीजर क्या फॉलो करना है, तो ये वाइस चेयरमैन या फिर उसके बिहाफ पे कोई अदर पर्सन है उसको वो डायरेक्ट कर सकता है कि ये जो प्रॉपर्टी है इसको रिमूव किया जाए। और इसको रिमूव कैसे करना है, डिमोलिश करके। तो इसको ये डिमोलिश करना है तो कितने दिन के अंदर करना है, तो जिस दिन ये ऑर्डर साइन हुआ है उसके 15 दिन, नॉट लेस देन 15 दिन, तो कम से कम 15 दिन का टाइम देना है। और 15 दिन और मैक्सिमम कितना देना है, तो 40 डेज। तो 15 से 40 डेज के बीच में करना है। इस टाइम पीरियड के बीच में आपको उसको डिमोलिश करना है। तो आप 15 दिन से पहले नहीं कर सकते हो, 40 दिन के बाद नहीं करना है। तो इस टाइम पीरियड के बीच में आपको उसको डिमोलिश करना है। नेक्स्ट है, एंड ऑन हिज फेलियर टू कंप्लाई विद द ऑर्डर द वाइस चेयरमैन और सच ऑफिसर मे रिमूव or cause to be removed the development and the expenses of such a removal shall be recoverable from the owner of the person or the person at whose instance the development has commenced or was being carried out
or was completed as area of land revenue and no suit shall lie in the civil court for recovery of such expense। तो पहले तो ऑर्डर किया जाएगा उस पर्सन को कि तुम इसको रिमूव करो 15 से 40 दिन के अंदर। अगर वो 15 से 40 दिन के अंदर उसको रिमूव नहीं करता है तो फिर क्या ऑप्शन है, तो फिर जो डेवलपमेंट अथॉरिटी है वो उसको खुद से रिमूव कर लेगी और उसको रिमूव करने के बाद जो भी एक्सपेंसेज आएंगे वो उससे रिकवर कर सकती है। और ये कैसे रिकवर किया जाएगा, तो एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू, इसके लिए आप कोई अलग से सूट फाइल नहीं कर सकते हो। तो जो एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता है उसको जैसे हम रेवेन्यू कोड जब डिस्कस करेंगे तो उसमें डिस्कस करने वाले हैं, तो यहाँ पे उसका प्रोसेस समझेंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर इसको इंक्लूड करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा हौच पौच हो जाएगा और आपको भी कन्फ्यूजन ज़्यादा बढ़ने लगेगी। तो जब हम रेवेन्यू कोड समझेंगे तो उसमें जो भी लैंड रेवेन्यू का एरियर्स वगैरह कैसे कलेक्ट किया जाता है उसको डिस्कस करेंगे। तो सिमिलर पैटर्न पे आप यहाँ पे उसको कलेक्ट कर सकते हो, ये यहाँ प्रोवाइड किया गया है। तो अब लास्ट टॉपिक पे आ जाते हैं आज के, जो कि पावर ऑफ डेवलपमेंट अथॉरिटी टू स्टॉप डेवलपमेंट इन डेवलपमेंट एरिया। तो जो सेक्शन 28 में प्रोवाइड किया गया है, जो डेवलपमेंट अथॉरिटी है उसके पास पावर है कि वो डेवलपमेंट को रिस्ट्रिक्ट कर सकता है। तो किन कंडीशंस पे रिस्ट्रिक्ट कर सकता है, कब कब कर सकता है, तो जो सिमिलर सी बात है कि अगर आपने किसी भी तरीके का कंस्ट्रक्शन किया हुआ है और उसको आपको सेक्शन 14 के अंडर में परमिशन नहीं लिया है, या फिर वो जो हमारा मास्टर प्लान है, जोनल प्लान है, उसके कॉन्ट्रावेंशन में कर रहे हो, या फिर अगर आपको परमिशन मिला हुआ है तो उस परमिशन के कॉन्ट्रावेंशन में कर रहे हो, और फिर आप सेक्शन 26 एंड 27 में जो कि डिमोलिश करने के लिए और आपको रोकने के लिए बोला गया था, आपने वो एक्ट नहीं माना, तो फिर जो डेवलपमेंट अथॉरिटी है वो उसको रिस्ट्रिक्ट कर सकती है। सेक्शन 28 वेयर एनी डेवलपमेंट एरिया हैज़ बीन कमेंस्ड और कंटिन्यूड इन कंट्रावेंशन ऑफ द मास्टर प्लान और जोनल प्लान or without the permission, approval or sanction referred in section 14 or in contravention of any condition subject to which the permission, approval or sanction has been granted, then without the prejudice to the provisions section 26 and 27, the vice chairman of the authority or any officer of the authority empowered by him in that way may requiring the development to be discontinued on and from the date of the service of the order, and such order shall be complied with accordingly। तो आपने अगर किसी भी तरीके का कॉन्ट्रावेंशन किया हुआ है तो फिर ऐसे में जो ऑर्डर आएगा वाइस चेयरमैन के द्वारा या फिर डेवलपमेंट अथॉरिटी के तरफ से कि आपको अब आज से इसका कंस्ट्रक्शन रोक देना है, तो उस दिन से आपको इस ऑर्डर से कंप्लाई करना होगा। जिस दिन ही आपको ऑर्डर मिलता है उस दिन के बाद से आपको इसके ऊपर किसी भी तरीके का कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते हो। Where such development is not discontinued in pursuance of the order of vice chairman or the said officer of the authority may require any police officer or to the person by whom the development has been commenced and all his assistant and workmen from the place of the development within such time as may be specified in the requisition, and such police officer shall comply with the requisition and such police officer shall comply with the requisition accordingly। तो अगर जो पर्सन है वो उस ऑर्डर को कंप्लाई नहीं करता है तो फिर जो डेवलपमेंट अथॉरिटी है वो पुलिस ऑफिसर को ऑर्डर कर सकता है कि इसको कंस्ट्रक्शन को रोका जाए। अगर ये किसी भी तरीके का कंस्ट्रक्शन करता है तो इसके ऊपर एक्शन लिया जा सकता है। और वो किसका असिस्टेंस ले सकता है, तो जो वहाँ पे लोग काम कर रहे हैं उनका भी असिस्टेंस लिया जा सकता है। नेक्स्ट हमारा है एनी पर्सन फेलिंग टू कंप्लाई विथ एन ऑर्डर अंडर सबसेक्शन 1 शैल बी पनिशेबल विथ फाइन विच मे एक्सटेंड टू 200 रुपीज़ एंड एवरी डे ड्यूरिंग विच नॉन कंप्लायंस कंटिन्यूज आफ्टर द सर्विस ऑफ द ऑर्डर। तो अगर कोई पर्सन है अगर लगातार उसको फेल किए जा रहा है, उसको मना किया गया फिर भी वो कंस्ट्रक्शन कर रहा है, तो पर डे 200 रुपये के हिसाब से उसके ऊपर फ़ाइन लगाया जाएगा और जितने दिन तक कंटिन्यू करता है उतने दिन तक उसके ऊपर फ़ाइन बढ़ते जाएगा। और लास्ट है नो कंपनसेशन शैल बी क्लेम्ड बाय एनी पर्सन फॉर एनी डैमेज विच मे सस्टेन इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ रिमूवल ऑफ द डेवलपमेंट अंडर सेक्शन 27 और द डिसकंटिन्यूएंस ऑफ द डेवलपमेंट अंडर दिस सेक्शन। तो अगर आपकी कोई बिल्डिंग को रिमूव कर दिया गया, डिमोलिश कर दिया गया या फिर आपके बिल्डिंग को यहाँ पे रोक दिया गया, कंस्ट्रक्शन के में आप आगे नहीं जाने दिया जा रहा है, तो फिर आप उसके लिए कोई भी कंपनसेशन क्लेम नहीं कर सकते हो। तो इसके पीछे का मेन रीज़न ये है कि आप पहले गलत कर रहे हो और फिर उसके ऊपर आप किसी भी तरीके का कंपनसेशन नहीं क्लेम कर सकते हो। तो जो हमारे इक्विटी का मेन प्रिंसिपल है कि वन शुड कम विथ क्लीन हैंड, वो यहाँ पे अप्लाई होता है। आपने पहले फ्रॉडलेंट एक्ट किया या फिर आपने विदाउट परमिशन एक्ट किया है या फिर जो प्लान अप्रूव हुआ था उसके अकॉर्डिंग आपने नहीं डेवलपमेंट किया है, तो फिर आप कोर्ट से ये उम्मीद नहीं कर सकते हो कि कोर्ट आपके रेस्क्यू में आएगा और कोर्ट आपकी हेल्प करेगा।
तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। फिर अब लास्ट पॉइंट है हमारा आज, पावर ऑफ डेवलपमेंट अथॉरिटी टू सील अनऑथराइज्ड डेवलपमेंट। Section 28A empowers the development authority to seal any construction which is built in violation of any sanctioned plan or in contrary to the provision of this act. It states that it shall be lawful for the vice chairman or any officer empowered by him in this behalf at any time before or after making an order for removal or discontinuance of any development under Section 27 or 28 may make an order directing the sealing of such development in a development area in such manner as may be prescribed for the purpose carrying out the provision of this act. तो जैसा कि हमने ऊपर डिस्कस किया हुआ था कि अगर आप इस एक्ट की किसी भी कॉन्ट्रावेंशन में एक्ट कर रहे हो तो फिर ऐसी सिचुएशन में आपकी प्रॉपर्टी को सील किया जा सकता है। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। इससे रिलेटेड कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स रह गए हैं जिसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, और इसके साथ साथ हम इसके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, वो डिस्कस करने वाले हैं। और उसके बाद हम पंचायती राज एक्ट शुरू करने वाले हैं कल की क्लास में। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।